चलिए स्टूडेंट्स, फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं डायरेक्ट करंट। क्या डिफरेंस है ऑल्टरनेटिंग करंट में और डायरेक्ट करंट में? तो पहले तो आप डायरेक्ट करंट के बारे में डिस्कस करें। तो जैसा आपने देखा है कि रेजिस्टेंस और इसमें जब आप ये सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं तो जो करंट फ्लो होता है उसको आप बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इसमें करंट हमेशा ये प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो ऐसा करंट जिसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। मतलब सिंपल डेफिनेशन जो डायरेक्ट करंट की आप लोग डिस्कस करते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट whose direction does not change with time, whether its magnitude changes or not, is called direct current. It is of two types. Direct current के two different types हैं। उसमें से फर्स्ट यदि अपन बात करें तो हम बोल सकते हैं स्टडी डायरेक्ट करंट, स्टडी डीसी। एंड सेकेंड varying DC. So what is the difference between the steady DC and varying DC? If the magnitude of direct current remains constant, then the current is called steady DC. And if the magnitude of DC changes, then the direct current is called varying DC. हालांकि दोनों डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन नहीं बदलता, डायरेक्शन नहीं जाएगा, वो एक फिक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इसके बाद यदि अपन बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, तो सिंपल द करंट whose magnitude and direction both change with time, and again current start with the same magnitude and in same direction in a definite time interval, then the current is called alternating current. हमारे घर में आने वाला जो करंट है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं, यदि इस तरह हम एसी का सिंबल ऐसा यूज करते हैं, जैसे ये सेल हो गया, ये बैटरी हो गई, और ये दोनों ही डीसी हैं, इनसे जो आपको करंट मिलेगा वो डायरेक्ट करंट, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। यहां पर आप रेजिस्टेंस यदि कनेक्ट कर देंगे तो ये करंट का डायरेक्शन होगा। ये सिंबल एसी का है। ये जो हमारे घर में करंट आ रहा है, क्लासेस में आ रहा है, शॉप्स में आ रहा है, ये सब ऑल्टरनेटिंग करंट। इस करंट का डायरेक्शन चेंज होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए करंट फॉरवर्ड और फिर शॉर्ट टाइम आफ्टर रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स ऐसा होता रहता है। अब ये बात जो है वो आपको समझ में आएगी, बहुत क्लियर समझ में आएगी, पर उसके लिए मुझे कुछ चीजें आपको समझानी चाहिए, तब ये बात क्लियर होगी। तो मुझे लगता है सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊं कि ये एसी जो है वो प्रोड्यूस कैसे की जाती है, प्रोडक्शन समझाऊं मैं आपको, तो आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हाइड्रो पावर के बारे में बताता हूं मैं आपको। मतलब जो डैम पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कैसे जनरेट होती है वो आपको समझना चाहिए। होता ये है कि आप लोग को मालूम है बहुत ऊंचे ऊंचे डैम जो हैं वो डेवलप किए जाते हैं,
और इन डैम्स में वाटर जो है उसको रोक लेते हैं, यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं काफी हाइट तक। सो ये वाटर की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। फिर इन्हीं से अंदर पाइप के थ्रू वाटर को बाहर निकाला जाता है। फिर ये यहाँ पर पाइप पर नोजल जेट होता है जिससे वाटर बाहर निकलता है। इसको टर्बाइन जो होती है, बहुत बड़ी बड़ी टर्बाइन्स होती हैं, उनकी ब्लेड्स पर डाला जाता है। ऐसा करने से ये टर्बाइन जो है वो रोटेट करने लग जाती हैं। मतलब जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। ये टरबाइन पर यहाँ शाफ्ट होती है। पावर स्टेशन में ऐसा होता है, मतलब डैम के साइड में पावर स्टेशन, उसमें ऐसा करते हैं। तो इसलिए टरबाइन रोटेट करने लगती है। इस टरबाइन की जो शाफ्ट है इसके दूसरे एंड पर यहाँ पर जनरेटर होता है, डायनामो। ये एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो यहाँ पर ये कॉइल होती है और ये कॉइल जो रहती है वो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड होती है उसमें कॉइल रोटेट करती है। ये पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसको अपन जनरेटर बोलते हैं। ये एक्चुअल में कैसे पूरा प्रॉपर वर्क करता है ये अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पर अभी फिलहाल शॉर्ट में जब टरबाइन रोटेट करेगी उसकी शाफ्ट जो है वो भी रोटेट करेगी और इसलिए इसकी शाफ्ट पर जो कॉइल बाउंडेड है वो भी रोटेट करेगी। किसमें रोटेट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है तो फ्लक्स कट करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स कट होते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, तो इस कॉइल में ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं एसी में, ऑल्टरनेटिंग करंट में। अब कैसे चेंज होता है वो, ये तो मैं आपको आगे जब एसी डायनामो पढ़ाऊंगा तब आपको समझाऊंगा। पर अभी मान लीजिए कन्वर्ट होती है। फिर ये जो करंट है वायर्स के थ्रू आगे चलता है, आगे जाता है ट्रांसफार्मर में। फिर वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप होता है तो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसके थ्रू एक्चुअली में करंट सिटी में, विलेजेस में, घरों में, शॉप्स में, सब जगह पहुंचता है। तो इस तरीके से जो हाइड्रो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। हालांकि इसमें ये पर्टिकुलर जो मैंने पोर्शन ये बताया है ये कैसे जनरेट करता है इसी ये मैं आगे समझाऊंगा। पर अभी इतने कॉन्सेप्ट से आपको एक बात मैं समझाने वाला हूं। इतनी बात से मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं कि ये कैसे, जब कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में आप रोटेट करते हैं तो किस तरीके से ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो जनरेट होता है। तो देखो यहां पर जो मैंने आपको हेडिंग दी है प्रोडक्शन ऑफ एसी, उसमें आप इमेजिन करें कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल और ये है कॉइल। ये है कॉइल। बच्चों थोड़ा सा इमेजिन करो, यहां मैग्नेट का नॉर्थ पोल, यहां मैग्नेट का साउथ पोल। तो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चल रही है। अब उसमें आपने ये जो है ना
ऐसा कॉइल है ये, और इस कॉइल को रोटेट करना चालू कर दिया, तो नो डाउट ये जो कॉइल है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे हैं, उसको कट करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो कॉइल कट करेगी उस पे चेंजेस होंगे, और उसकी वजह से किस तरीके से यहाँ पर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा, ये बात हमको समझना है। यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन मैं बता रहा हूं ना, ये एक्सिस है कॉइल की, या अभी मैंने जो आपको डायग्राम इसके पहले बनाया था, तो आप ये मान के चलिए जो टरबाइन थी उसकी शाफ्ट है, शाफ्ट, उस शाफ्ट के एंड पर ये कॉइल है, ये शाफ्ट है, जो टरबाइन है उसकी शाफ्ट, उसके दूसरे एंड पर कॉइल है, और ये कॉइल रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको मालूम है इस कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो फाई इज इक्वल टू एन इंटू बी इंटू ए। जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपने देखा है तो उसका आपको फॉर्मूला पता है, एन इज इक्वल टू बी इंटू बी डॉट ए। ये आपने फॉर्मूला देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, n number of turns, b magnetic field, a area of coil। तो अब ये b डॉट a है तो इसको अपन बोल सकते हैं b इंटू a इंटू cos थीटा। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू n इंटू b इंटू a इंटू cos थीटा। What is theta? Angle between the direction of magnetic field and area of coil। या आप ये समझें कि इस कॉइल को जब हम रोटेट कर रहे हैं तो यही थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इस कॉइल के लिए एंगुलर वेलोसिटी सपोज ओमेगा, तो आप सब जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू ऑफ टी। एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू n इंटू बी इंटू ए इंटू कॉस इंटू ओमेगा टी। ये आपको इक्वेशन मिल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स का। अब आप सब जानते हैं कि यहाँ पर कॉइल रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। यदि हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो डी ऑफ फाई, यहां भी राइट साइड पर डिफरेंशिएट करोगे तो डी ऑफ एन बी ए cos ओमेगा टी। आप जानते हैं बाय फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन d phi by dt is equal to E is equal to minus d phi by dt। Induced EMF E is equal to minus d phi by dt। तो d phi by dt is equal to minus E, तो यहां पर आ जाएगा माइनस E, यहां आ जाएगा एन बी ए, तो एन बी ए डी डी टी ऑफ cos ओमेगा टी फिर E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए cos ओमेगा टी का बच्चों डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी। यदि केवल cos t होता तो माइनस साइन t होता, लेकिन ये ओमेगा टी है अपने आप में फंक्शन, तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा और ओमेगा टी का जाएगा ओमेगा। तो कुल मिलाकर डी डी टी cos ओमेगा टी होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। अब इस ओमेगा को यहां पर आप मल्टीप्लाई कर दे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू प्लस एन इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आएगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है अभी,
हालांकि इसी को अपन इंस्टेंटेनियस ईएमएफ बोलते हैं। अब आपको समझ में आएगा क्यों बोलते हैं, आगे समझ में आएगा। पर फिलहाल अभी इस वैल्यू को सपोज मैं बोल दूं ई नॉट, तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ई नॉट कहलाता है पीक वैल्यू मैक्सिमम ईएमएफ। क्यों होता है मैक्सिमम ईएमएफ, थोड़ी देर बाद समझाता हूं। पीक वैल्यू कहते हैं उसको, पीक ईएमएफ बोलते हैं, मैक्सिमम ईएमएफ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भी आपको समझ में आएगा। पर अब जब ये इक्वेशन आ गया तो ये E इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, ईएमएफ इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो यहां वैल्यू रख दीजिए, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए I इज इक्वल टू E नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी। बच्चों V इज इक्वल टू होता आई आर, V by R is equal to of I current, V is equal to IR, V upon R is equal to I। तो इसका मतलब EMF अपॉन रेजिस्टेंस होना चाहिए करंट। जब ये मैक्सिमम EMF है तो इससे आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा, इसलिए इसको अपन E नॉट अपॉन I लेट I नॉट इज इक्वल टू E नॉट अपॉन R। E नॉट अपॉन R की जगह हम लिख रहे हैं I नॉट, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये I नॉट को हम बोलते हैं मैक्सिमम करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये I कहलाता है इंस्टेंटेनियस करंट। तो कुल मिलाकर अभी मैंने जब इन इक्वेशन को डिराइव किया करा, मैग्नेटिक फील्ड में आपने कॉइल को रोटेट किया, उससे फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ और करंट भी प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ को बोलते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, और प्रोड्यूस होने वाले करंट को हम लोग बोलते हैं इंड्यूस करंट या ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ये सब क्या आया, अब आप समझेंगे, आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर मैं सपोज टाइम डिसाइड करता हूं, और लेकिन टाइम डिसाइड करने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूं मैं। ये नॉर्थ पोल, यहाँ पर कॉइल का मैग्नेट का साउथ पोल, और डिफरेंट पोजीशन बताता हूं आपको। मान लीजिए ये जो कॉइल थी इनिशियली ऐसी थी, चलो पहले टेबल फॉर्म कर दे, टी, फिर यहां पर टी है तो फिर इससे आपका ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, 2 पाई बाय कैपिटल टी। हालांकि उसकी जरूरत नहीं है, उसको छोड़ो, सीधे अपन टाइम ले लें, और E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, और करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। ये वैल्यूज ले लें। अब टाइम 0, देखो जो आपको मैं समझा रहा था कि डैम था, डैम से वाटर आया टरबाइन पर, टरबाइन जो है वो रोटेट कर रही है, और टरबाइन के रोटेट होने से उसकी शाफ्ट है, शाफ्ट पर ये कॉइल है,
कॉइल भी रोटेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में। जब ये कॉइल रोटेट करेगी, पूरा 1 रोटेशन कंप्लीट करेगी, तो जो टाइम लगेगा उसको आप बोलोगे टाइम पीरियड। What is time period? Time taken to complete 1 rotation is called time period. तो यदि पूरे एक के लिए आप बोल रहे हो टाइम पीरियड कैपिटल टी, तो हाफ रोटेशन के लिए कितना टाइम होगा? t/2, और उसके हाफ के लिए t/4। t/4 टाइम में वो 1/4 रोटेशन करेगी, और यदि उसका 1/4 करोगे आप, तो उसको आप बोलोगे t/8। तो इस तरीके से यदि हम इस कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो इनिशियल टाइम होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम मान लीजिए t/8, नेक्स्ट टाइम मान लीजिए 2t/8, नेक्स्ट 3t/8, और t/8 करके हम इंक्रीज कर रहे हैं, फिर 4t/8, फिर 5t/8, 6t/8, 7t/8, या इतना ना लेके t/4 ही ले लो यार, चलो बहुत ज्यादा हो रहा है ये। 0, फिर नेक्स्ट t/4, 2t/4, 3t/4, 5t/4, 6t/4, 7t/4 और 8t/4। 0, t/4, 2t/4, 3t/4 और 4t/4 तक ले लो, चलो इतने से आपको बात समझ में आ जाएगी। 4t/4। जब आप कॉइल को रोटेट कर रहे हैं ना, पूरा 1 रोटेशन में कितना टाइम लगेगा? कैपिटल टी, टाइम पीरियड। हाफ रोटेशन में कितना लगेगा? t/2, और उसके हाफ में t/4। जब आप 0, t/4, उसके बाद नेक्स्ट और 1/4 करोगे तो 2t/4, नेक्स्ट 3t/4, 4t/4। अब इन वैल्यूज में यहां रखो और ईएमएफ निकाल कर देखो। तो जब t/4 यहां रखोगे, t/4 तो जाएगा e0 sin, अच्छा 0 वाला भी रखते हैं, t की वैल्यू 0 रख दो, तो ये sin 0 हो जाएगा। sin 0 कितना होता है? 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ईएमएफ की वैल्यू जाएगी 0। फिर t/4 जो है वैल्यू यहां रख दो, तो कितना आएगा? E is equal to E0 sin 2 pi by capital T into t/4। dt कैंसिल, ये 2 से ये 2 जाएगा, pi by 2, sin pi by 2, sin 90 डिग्री, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो E0 into 1, तो E की वैल्यू कितनी आ गई? E0। तो इस टाइम के करस्पॉन्डिंग आपको जो ईएमएफ मिला है वो E0। फिर 2t/4, 2t/4 का मतलब क्या हुआ? t/2, 2t/4 का मतलब क्या हुआ? t/2, 1/4 रिवॉल्यूशन, तो सॉरी हाफ रिवॉल्यूशन। 2t/4 मतलब t/2। तो यहां रख के देखो, E is equal to E0 sin 2 pi by capital T into, इस स्मॉल t की जगह क्या लिखोगे? t/2, तो t कैंसिल, 2 कैंसिल, कितना आ गया? sin पाई, sin 180 डिग्री। sin 180 डिग्री फिर से 0 होता है, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, तो इस टाइम के करस्पॉन्डिंग ईएमएफ फिर से क्या मिल गया आपको? 0। फिर ये वैल्यू रखो 3t/4 इसमें इक्वेशन में, तो E is equal to E0 sin 2 pi by capital T into small t की जगह पर क्या लिखोगे? 3t/4, तो t कैंसिल, ये 2 कैंसिल, कुल मिलाकर कितना आ गया? 3π/2। 3π/2 का मतलब 270। sin 270 की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो -1 into E0 माइनस E0, तो इसका मतलब अब जो आपको ईएमएफ मिला है वो कितना मिला है? -E0।
इतना मिला। फिर 4d/4, 4d/4 का मतलब 4 कैंसिल हो गए तो d। अब ये d को यहां रख दो, तो यहां रखोगे तो t रखोगे तो dt कैंसिल हो जाएगा। sin 2 पाई, sin 2 पाई का मतलब sin 360, sin 360 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो फिर से ये 0 आ जाएगा। तो देखिए जैसे कॉइल रोटेट हो रही है वैसे वैसे टाइम बदल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, और टाइम के चेंज होने से जो कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो भी चेंज हो रहा है। 0 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू पहुंचा और ये मैक्सिमम वैल्यू है एक्चुअली में, क्योंकि यहाँ पर जब साइन की वैल्यू आएगी तो 1 आई थी है, और जब साइन थीटा की वैल्यू 1 है, 1 साइन की कौन सी वैल्यू होती है मैक्सिमम। आप यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखकर यदि मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट कैसा आएगा मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू है। फिर उसके बाद देखो 0 हुई है, फिर उसके बाद नेगेटिव हुई है, फिर 0। अब इसका मतलब क्या, थोड़ी देर में एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। जैसा यहां पर हुआ वैसा करंट में भी होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम इक्वेशन है। टाइम की वैल्यू रखोगे आप बिल्कुल सेम सब कुछ होगा। जब 0 टाइम तो करंट भी 0, d/4 पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर -i0 हो जाएगी, और फिर 0 हो जाएगी। मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि कॉइल के रोटेट होने से करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, और पहले पॉजिटिव थी और बाद में नेगेटिव, मतलब करंट का डायरेक्शन बदल रहा है। मेरे पास बच्चों बोर्ड पर जगह नहीं है, इसके बाद मुझे ग्राफ के थ्रू आपको समझाना है, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि वाकई में इस कॉइल में जो ईएमएफ जनरेट हो रहा है उसका डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से चेंज हो रहा है, और साथ ही साथ वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा ग्राफ के थ्रू। पर अभी बेसिक मुझे ये बताना था कि यदि हम मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को रोटेट कर रहे हैं तो उसकी वजह से फ्लक्स भी चेंज हो रहा है। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, और मैंने उसको शो किया यहाँ पर टेबल पर। अब इसी टेबल की हेल्प लेकर मैं अभी आगे डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप थोड़ा सा पूरा सब देख पाए, क्योंकि मैं यदि सामने खड़ा हूं तो बोर्ड आपका रुक रहा है। तो ये पूरा समझने के लिए यदि आप वीडियो है तो उसको पॉज करके एक बार पूरा देख सके। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि ये कॉइल के मैंने डिफरेंट पोजीशंस बताई है। हालांकि ये पोजीशंस मैं अलग अलग बता रहा हूं, पर ये एक्चुअली रोटेट एक ही जगह कर रही है। हो ये रहा है कि जो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि भाई डैम है और डैम में वाटर स्टोर किया है, फिर वो वाटर आता है टरबाइन पर, तो टरबाइन रोटेट करती है, और जब टरबाइन रोटेट करेगी तो उसकी जो शाफ्ट है उसके दूसरे एंड पर ये कॉइल है यहाँ पर। अब शाफ्ट के रोटेट होने से कॉइल भी रोटेट करेगी, यहाँ पर मैग्नेट का नॉर्थ पोल या मैग्नेट का साउथ पोल, तो इस मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रोटेट करेगी। अब ये बात अलग है कि ये हॉरिजॉन्टल सब कुछ मैं आपको शो कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं डायग्राम वर्टिकल का बना दिया इसी चीज को आपको डायग्राम पर शो करने के लिए। तो बच्चों जब कॉइल का पूरा वन कंप्लीट रोटेशन होगा तो ये यहां से लेके ये कंप्लीट रोटेशन में बता रहा हूं। जैसे देखिए यहाँ मैग्नेट का नॉर्थ पोल बनाया है मैंने, यहाँ पर जो मैं शो कर रहा हूँ ये लेफ्ट हैंड पर ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर साउथ पोल बताता, पर इतने ही अलग अलग नहीं है। ये एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड वही है, मैग्नेट और नॉर्थ पोल यहाँ और साउथ, बस यहीं पर कॉइल रोटेट हो रही है। और कॉइल की इनिशियल पोजीशन मान लीजिए सपोज ये है, सॉरी ऐसा, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, मैग्नेटिक कॉइल, ये जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये जो पोर्शन है ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब जब कॉइल रोटेट करेगी तो अभी फर्स्ट पोजीशन में मैंने ये बताया, ये देखिए, उसके बाद सेकंड पोजीशन,
सेकंड पोजीशन कब हो रही है? T/4 टाइम पर, मतलब कॉइल का 1/4 रोटेशन हो जाएगा। ये देखिए ऐसे कॉइल हो गई A B C D, फिर उसके बाद 1/4 और ऐसा हो जाएगा। मतलब पहले देखिए ऐसा था, मतलब मेरी साइड पर ये आपको दिख रहा था ये, और ये स्क्रीन वाला पोर्शन इस साइड का परपेंडिकुलर है। इस वक्त कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, फर्स्ट इनिशियल पोजीशन पहली, उसके बाद ऐसा, फिर उसके बाद ऐसा, मतलब मेरी तरफ स्क्रीन आ गई है। तो मतलब देखिए ये ए इस साइड चला गया, जो पहले ए इधर था वो अब इस साइड आ गया पूरा ऐसा, फिर उसके बाद और 1/4 तो ऐसा, और फिर पूरा ये ऐसा, मतलब कॉइल का क्या हुआ? कंप्लीट रोटेशन हुआ, और पूरा रोटेशन होने में कितना टाइम लग रहा है? टी, तो हाफ रोटेशन में कितना टाइम लगेगा? T/2, और उसका हाफ T/4। तो ये जो दिख रहा था आपको कॉइल की स्टार्टिंग पोजीशन, T/4 टाइम पर ये पोजीशन, फिर 2T/4 और मतलब 2T/4, 2T/4 का मतलब T/2, मतलब हाफ टाइम पीरियड, उसमें कॉइल की ये पोजीशन, फिर T/4 और तो 2T/4 प्लस T/4 मतलब 3T/4, इस टाइम पर ये पोजीशन, और कंप्लीट T पर ये। तो अब आप देखें तो आपको क्लियर दिख रहा है, 0 टाइम पर इस कॉइल में कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ? 0, तो इसका मतलब ईएमएफ की वैल्यू 0। T/4 पर देखो ईएमएफ कितना है? मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों बोला मैंने? क्योंकि इक्वेशन ये था E0 sin ओमेगा t, और जब आपने T/4 यहां वैल्यू रखी तो साइन की वैल्यू जो आई साइन 90 बना, साइन 91 होता है। ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा ना, तो ये ईएमएफ जो मिला आपको क्या मिला? मैक्सिमम। तो इस वक्त T/4 टाइम पर जो ईएमएफ होगा वो मैक्सिमम होगा, और कितना होगा? E0। फिर 2T/4 टाइम पर देखो ईएमएफ कितना हुआ? 0, ये देखो 0, ये पॉइंट मिला। फिर 3T/4 टाइम पर देखो आप, फिर से मैक्सिमम मिला लेकिन नेगेटिव, क्योंकि साइन 270 बन गया था ना। साइन 270 कितना होता? -1, -1 का मतलब साइन की मैक्सिमम वैल्यू लेकिन नेगेटिव, तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होगा लेकिन नेगेटिव। तो जितना ये यहां था उतना ही यहां पर मिलेगा। किस टाइम पर? 3T/4 पर, जितना T/4 पर मैक्सिमम था उतना यहां भी मिलेगा लेकिन नेगेटिव। और फिर T टाइम पर देखो 0, तो फिर T टाइम पर 0। ये जो ईएमएफ है वो साइन की वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा है। साइन का कर्व आप लोगों को पता है, ये ऐसा होता है साइन कर्व, साइनोसीडियल। तो इसलिए यदि इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो ये ग्राफ ऐसा होगा। इस ग्राफ का इक्वेशन क्या होगा? तो ये ग्राफ इस इक्वेशन के बेसिस पर डेवलप हुआ है, इसलिए आप बोलोगे E = E0 sin ओमेगा t, ये इक्वेशन होगा। अब आप समझें कि इस पर्टिकुलर टाइम पर तो ईएमएफ मैक्सिमम है, लेकिन यहां कोई टाइम है उस पर ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी? तो यदि आपको टाइम पता है तो ईएमएफ की वैल्यू इतनी होगी। और कैसे निकालेंगे? तो जो भी टाइम की वैल्यू उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, उससे ईएमएफ आ जाएगा। इसीलिए इस ईएमएफ को हम बोल रहे हैं इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, मतलब ईएमएफ एट ए पर्टिकुलर टाइम। अच्छा, ये बच्चों ग्राफ मैंने ड्रॉ किया। इस ग्राफ में आपको पिक्चर क्लियर हो गई कि कॉइल के 0 से लेके हाफ रोटेशन तक ईएमएफ पॉजिटिव है, और यहां से लेके यहां तक ईएमएफ नेगेटिव है। इसका मतलब
जो अच्छा थोड़ा सा और मैं पूरा करंट का ग्राफ कर दूं, फिर मैं ये मिटा कर फिर आपको समझाता हूँ। अब करंट का ग्राफ कैसा होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, 0 टाइम पर 0, फिर T/4 टाइम पर मैक्सिमम आई नॉट। ये आई नॉट की वैल्यू कितनी होगी भाई, ई नॉट से कम होगी, क्योंकि आपको मालूम है अभी मैंने इक्वेशन बताया था, तो आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। ईएमएफ को यदि हम जो भी कॉइल का रेजिस्टेंस है उससे जब डिवाइड करेंगे तब आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब हमेशा करंट की मैक्सिमम वैल्यू ईएमएफ ऑल्टरनेट ईएमएफ की जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे कम रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब T/4 पर जो भी करंट आपको मिल रहा है मैक्सिमम, उसको मैं यहीं पर ग्राफ पर ड्रॉ करूं तो T/4 पर करंट की मैक्सिमम वैल्यू यहां आएगी, मैक्सिमम ईएमएफ से कम होगी, ऐसा हर जगह होगा। और फिर 2T/4 टाइम पर करंट की वैल्यू 0, तो फिर 0, फिर 3T/4 पर माइनस आई नॉट, मतलब मैक्सिमम होगी लेकिन नेगेटिव, जितना ये पॉजिटिव था उतना ही नेगेटिव, ये पॉइंट और फिर ये 0। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ग्राफ ऐसा होगा। इस ग्राफ को आप बोलोगे करंट टाइम ग्राफ, और ये करंट क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस करंट, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जो दोनों मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं, इसके बेसिस पर आप समझे कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। यदि ये जो कॉइल है जिसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया है और इसमें इसके रोटेट करने से भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, और मान लीजिए किसी तरीके से आपने यहां पर रेजिस्टेंस कनेक्ट करके रखा है, तो शॉर्ट टाइम के लिए करंट यदि x2 आ जा रहा है हाफ टाइम तक, 0 से लेके T/2 टाइम तक, तो T/2 से लेके फिर T टाइम तक करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, क्योंकि यदि पहले शॉर्ट टाइम के लिए करंट पॉजिटिव था तो नेक्स्ट हाफ के लिए करंट की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसीलिए जो करंट है ऑल्टरनेटिंग करंट वो फॉरवर्ड फिर रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड रिवर्स होता है। अब ये बात उठती कि आपको क्यों नहीं दिखाई देता, वो बात भी मैं समझाऊंगा आपको, पर अभी फिलहाल आप इन ग्राफ से समझिएगा कि जो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो 0 से लेके T/4 टाइम तक ईएमएफ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है। T/4 से लेके T/2 टाइम तक करंट और ईएमएफ दोनों पॉजिटिव तो है, पर उनकी वैल्यूज मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। मतलब इसी ग्राफ को यदि मैं आगे जैसे जैसे कॉइल का रोटेशन होता जाएगा और यदि इस ग्राफ को ड्रॉ करूं तो आपको क्लियर हो रहा है कि ये 1 रोटेशन में है, सेकंड रोटेशन में ऐसा होगा और ऐसा कंटिन्यू होगा। मतलब ईएमएफ का मैग्नीट्यूड देखिए आप, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। ये मैक्सिमम वैल्यू, फिर मैक्सिमम पॉजिटिव, उसके बाद फिर देखिए पॉजिटिव तो है लेकिन कम हो गया, और बाद में तो आप देखो ईएमएफ की वैल्यू फिर चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन भी बदल गया। लेकिन एक फिक्स टाइम के बाद यहां से लेके यहां पर आप देखिए फिक्स टाइम के बाद फिर से स्टार्ट हुआ है सेम मैग्नीट्यूड पे और सेम डायरेक्शन में। जैसा ईएमएफ में हो रहा है वैसा ही करंट में भी हो रहा है। इसीलिए आपने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन दी है। आपने बोला है द करंट whose magnitude and direction both change with time, but after a definite time interval
it again start with the same magnitude and same direction is called alternating EMF and corresponding current is called alternating current. तो बच्चों यहां पर अब आप समझ जाएं, मैंने जब बोला आपको ये E नॉट तो आपको समझ में आ रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसीलिए हमने इसको पीक वैल्यू बोला था, इसको बोला था पीक ईएमएफ, और आई नॉट को हमने बोला था पीक करंट। यदि आप जो मैंने आपको डिराइव करवाया था उसको देखें तो ये पीक ईएमएफ की वैल्यू आई थी L इंटू पी इंटू ए इंटू ओमेगा, और पीक करंट की वैल्यू आई थी N इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा अपॉन आर। क्योंकि मैंने आपको जब ये था तो उसकी जगह ई नॉट लिखवाया था और आई नॉट को बोला था ई नॉट बाय आर। तो जब ई नॉट आपका N इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा है तो आई नॉट क्या होगा N इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा अपॉन आर, ये होगा। तो अभी मैंने आपको समझाया किस तरीके से ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है। बाकी और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ से रिलेटेड आपको बताना है। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएंगे। पर अभी मैं शॉर्ट टाइम के लिए हट जाता हूं बच्चों, ताकि आप पूरा वीडियो देखें, वीडियो को पॉज करके आप स्टडी कर सकें। अब बच्चों कुछ इनमें टर्म्स हैं जो आपको समझना चाहिए, उसमें से एक है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू, और पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। आपको क्लियर दिख रहा है कि ईएमएफ जो है वो वेरी कर रहा है और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो भी वेरी कर रहा है, और दोनों ही एक समय ऐसा होता है जो अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करते हैं, मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव। इन वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड और पीक वैल्यू। तो यदि आप देखें तो यहाँ पर पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ यह हम डिनोट कर रहे हैं बाय एन ई नॉट से, और ये होती है एन इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा, जबकि आई नॉट जो होता है वो ई नॉट बाय आर, मतलब एन इंटू बी इंटू ए इंटू ओमेगा अपॉन आर। तो इसको ऑल्टरनेट, इसको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, इसको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, और पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ and peak value of alternating current. The maximum value of alternating current is called amplitude of EMF current, alternating current, and the maximum value of alternating EMF is called peak value or amplitude of alternating EMF. Second बच्चों मुझे बताना चाहिए फ्रीक्वेंसी of an AC। फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो टोटल नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड बाय एसी पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एसी। आपको पता है टरबाइन के रोटेट होने से कॉइल में भी 1 साइकिल कंप्लीट हो रहा था। तो यदि मान लीजिए टरबाइन जो है 1 सेकंड में 50 रोटेशन करती है, तो जो कॉइल होगी वो भी मैग्नेटिक फील्ड में 1 सेकंड में 50 रोटेशन कंप्लीट करेगी। और इस तरीके से यहां पर भी ऐसा एसी जनरेट होगी। तो ये 1 साइकिल कंप्लीट हुआ,
फिर ये सेकंड कंप्लीट हुआ, फिर ये थर्ड कंप्लीट हुआ, ऐसे 50 साइकिल्स, 50 साइकिल्स ऐसा इंडिया में जो हमारे घरों में या शॉप में सप्लाई हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल्स पर सेकंड है। हालांकि अलग अलग कंट्री अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज करती है। वो जो डैम होता है वहां से जो वाटर छोड़ते हैं और जब नोजल से वाटर निकलता है तो उसको कंट्रोल किया जाता है। ज्यादा हाई स्पीड से कर देंगे तो टरबाइन बहुत ज्यादा रोटेशन करेगी, कम स्पीड से करेंगे तो टरबाइन की स्पीड भी कम हो जाएगी। टरबाइन की स्पीड यदि बढ़ेगी तो कॉइल का भी रोटेशन बढ़ेगा, टरबाइन की स्पीड यदि कम होगी तो कॉइल का भी रोटेशन कम होगा और एसी की भी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। इंडिया में जो करंट ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई होता है या ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ सप्लाई होता है उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 साइकिल्स पर सेकेंड। और इसी से एक्चुअली में वोल्टेज रिलेटेड है, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ओमेगा ओमेगा 2 पाई एन 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी को एन या एफ से डिनोट करते हैं, तो उसी पर ये डिपेंड करता है। तो ये होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी को एन से या एफ से डिनोट करते हैं। इंडिया में जो है वो 50 साइकिल्स पर सेकंड है। ये कहां पर बता रहा हूं मैं आपको, इंडिया में। डिफरेंट डिफरेंट कंट्री डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यूज करती है। अब इसके बाद मुझे बताना चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी के बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड तो वन साइकिल कंप्लीट करने में एसी को जितना टाइम लगता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल ऑफ एन एसी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और इंडिया में जो इसकी वैल्यू है वो है 1/50 सेकेंड। 1 सेकेंड का जो 50 पार्ट है उसमें एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो जो टाइम पीरियड है 1/50 सेकेंड पर साइकिल, पर साइकिल। अब बच्चों एक बात उठ रही होगी कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसका मतलब सर जब आप बता रहे हैं कि करंट जो है वो पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव हो रहा है, ये क्या मतलब ये जो रेजिस्टेंस है बल्ब का जो फिलामेंट है उसमें करंट फॉरवर्ड भी जा रहा है और रिवर्स भी जा रहा है। प्लस का मतलब फॉरवर्ड, माइनस का मतलब रिवर्स। तो आप बोलोगे सर एक समय तो ऐसा नहीं है ना करंट की वैल्यू 0 हो रही है, और जब करंट 0 हो रहा है तो बल्ब बुझ जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जब करंट की वैल्यू 0 होगी तो बल्ब बुझता है। देखो ये जो बल्ब है ऑन या ऑफ जो हो रहा है, जो आपको लाइट इसमें दिख रही है वो हीटिंग इफेक्ट के कारण है। हीट एनर्जी, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वही हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और हीट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मतलब आपको दिख रहा है यहां पर कि H इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। जब करंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो स्क्वायर हो जाएगा और पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव होने से H की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, मतलब हीट इवॉल्व होगी। यदि माइनस आ जाता तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब, बल्ब ठंडा हो जाता। पर जब करंट पॉजिटिव है तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, हीट पॉजिटिव आएगी। जब करंट की वैल्यू नेगेटिव रखोगे तो भी स्क्वायर होके पॉजिटिव जाएगा। तो चाहे करंट फॉरवर्ड जाए चाहे करंट रिवर्स जाए, दोनों कंडीशन में हीट क्या होगी, इवॉल्व होगी, मतलब बल्ब जलेगा, लाइट आपको मिलेगी। पर आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है कि सर जब करंट 0 होता है तो हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जब हीट प्रोड्यूस नहीं होगी तो लाइट नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बल्ब बुझ जाएगा, आपको लाइट नहीं मिलनी चाहिए। पर आप जरा सोचो, ऐसा
वन साइकिल में कितने बार हो रहा है? एक साइकिल में यहां से लेके यहां तक यदि मैं क्वेश्चन करूं कितने बार करंट जीरो हो रहा है, तो मुझे मालूम है आप लोग का आंसर होगा सर एक बार हो रहा है। पर आप गलतफहमी में हैं क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको यदि कंफ्यूजन है तो आप एक काम करो, साइकिल यहां से स्टार्ट करो, चलो थोड़ा आगे से स्टार्ट करो, साइकिल को काउंट करना थोड़ा आगे से। जब आगे से आप स्टार्ट करोगे तो फिनिश भी तो आगे करोगे। अभी साइकिल आप यहां से कर रहे थे तो आप यहां फिनिश कर रहे थे, आपने इसको बोल दिया एसी का वन साइकिल। जब मैंने बोला आगे से स्टार्ट करो तो फिनिश भी आगे करोगे, मतलब अब आपका एसी का जो साइकिल है वो यहां से ऐसा है, यहां से स्टार्ट हुआ तो देखो आप यहां फिनिश हुआ। और आप देखो एक साइकिल में करंट कितने बार जीरो हो रहा है? दो बार जीरो हो रहा है। मतलब एक साइकिल में करंट दो बार बुझ रहा है। और एक सेकंड में करंट में कितने साइकिल हो रहे हैं? 50। इसका मतलब 1 सेकंड में बल्ब कितने बार बुझ रहा है? 100 टाइम्स, 100 बार बल्ब बुझ रहा है। अब जब 100 बार बुझ रहा है इसका मतलब 100 बार जल रहा है। तो हो ये रहा है बच्चों कि बल्ब इतना फास्ट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा है कि आप उसको देख ही नहीं पा रहे। मतलब ये तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई एक ऐसा, मान लीजिए सपोज आपका फ्रेंड खड़ा है और आप मस्ती कर रहे हो, मस्ती में एक बार आप राइट साइड से उसको देते हो तो इस साइड गिर जाएगा, लेफ्ट साइड से दे रहे हो तो इस साइड गिर जाएगा। लेकिन सोचो 1 सेकंड में मान लीजिए आप भड़ 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 उसको दिए जा रहे हो तो वो ऐसा ऐसा नहीं करके वो ऐसे ही खड़ा रह जाएगा, इधर जाने का मौका ही नहीं दे रहा। जब तक वो इधर जाने का सोचता तब तक इधर से पड़ जाएगा, तो उसका स्ट्रेट ही रह जाएगा, फेस जो है वो स्ट्रेट रह जाएगा। तो बल्ब में भी ऐसे ही हो रहा है, एक सेकंड में बल्ब 100 टाइम्स ऑन 100 टाइम्स ऑफ, तो हमको वो जलबुझ दिख ही नहीं रहा है क्योंकि हमारी रेटिना पर जो है लाइट की जो इमेज रहती है वो लगभग 1/30 सेकंड तक रहती है। हो सकता है मैं इस वैल्यू में थोड़ा कुछ गड़बड़ कर रहा हूं, परंतु शॉर्ट टाइम के लिए इमेज बनी रहती है। तो यहाँ पर जैसे बल्ब यदि मान लीजिए ऑन किया, उसकी लाइट आई, उसने रेटिना पर इमेज बनाया, फिर वहां बल्ब ऑफ हुआ तो उसकी लाइट नहीं आ रही है तो इमेज नहीं बननी चाहिए। लेकिन ये इतना फास्ट हो रहा है कि जब तक लाइट आकर रेटिना पर इमेज बना रही है और फिर डिसअपियर होना चाहिए, लेकिन तब तक दूसरी लाइट आ गई, तो रेटिना से बल्ब जो है उसकी इमेज कंटिन्यूस बनी हुई है, डिसअपियर ही नहीं हो पा रही है। तो आपको लगातार वो बल्ब क्या दिखेगा? जलता हुआ दिखाई देगा, वो ऑन ऑफ होता हुआ आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए वो बल्ब आपको ऑन ऑफ नहीं दिख रहा है, पर एक्चुअल में वो बल्ब वाकई में ऑन ऑफ कर रहा है। 1 सेकंड में 100 टाइम्स वो ऑन हो रहा है, 100 टाइम्स वो ऑफ हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चों ये जो एसी है उसकी मैंने आपको बताया टाइम पीरियड। तो एम्पलीट्यूड मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, maximum value of alternating current, it is called peak value of alternating current। frequency मैंने बताया आपको total number of cycles completed by AC per second is called frequency। in India its value is 50 cycles per second। what is time period? time taken to complete one cycle by AC is called time period। in India its value is 1/50 seconds per cycle। इसके आगे बच्चों मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।